हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आपको जैसे पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में बेसिकली ज्योग्राफी देख रहे हैं और इसी में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे जिसको हम देख रहे थे अर्थ। तो कल हमने थोड़ा सा एक थ्योरी को पढ़ा था कि आखिर में ये जो आपका यूनिवर्स है ये बना कैसे है, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसी हम क्रम में हमने कुछ थ्योरी को देखा था। आपने एक निहारिका थ्योरी पढ़ी, ठीक है, लाप्लास थ्योरी को आपने पढ़ा, बिग बैंग थ्योरी को आपने पढ़ा, काउंट की थ्योरी को आपने पढ़ा और जो ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है उसकी थ्योरी को आपने पढ़ा। इन सभी को आपने बहुत अच्छे से गौर के देखा कि कैसे आपके ब्रह्मांड बन रहा है, कैसे इसमें एक्सपेंड हो रहे हैं, ये सारी चीजों को आपने देख लिया था। आज हम लोग फिलहाल इतना देखकर थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, अगर कल के चैप्टर में कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप, कल हमने थ्योरी को पढ़ा था और इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में लेकर किस प्रकार से ग्रह बने उसको देख रहे थे। तो सबसे पहले हमने लाप्लास की थ्योरी को पढ़ा था। निहारिका इसको हम लोग बोलते हैं, आपका निहारिका परिकल्पना, ठीक, और लाप्लास की थ्योरी भी इसको बोला जाता है। और हमने इसमें देखा कि कैसे ग्रह कोई आप खगोलीय पदार्थ था जो युवा अवस्था में आपका घूम रहे थे और वही क्या बन गए, ग्रह। एक तो हमने ये पढ़ा और हमने ये भी कहा, दूसरा इसमें आपका चैम्बरलेन और मोल्टन ने इसको और अधिक आपका रेक्टिफाई किया इस थ्योरी को। और आपका चैम्बरलेन और मोल्टन ने इसको क्या कर दिया कि एक कोई आपके ब्रह्मांड के पास से कोई आपका सुपर सन गुजरा जिसने उसको मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, वो फ्री हो गया और वो उससे बहुत दूर चला गया, वापस वो क्या होने लगे, सन के ऑर्बिट में राउंड लगाने लगे, धीरे धीरे वो गोल हो गए और वो क्या बन गए, ग्रह बन गए। तो ये कुछ थ्योरी आई थी उस समय के, कुछ सिद्धांत थे जो ये एक्सप्लेन करता था कि हमारे ग्रह या पृथ्वी कुछ इस प्रकार से बने हैं, ठीक। अब उसके बाद आपका सर जेम्स जीन्स एंड आपका जेफरी, हेरोल्ड जेफरी ने भी कुछ आपके इसका जो ये सेम थ्योरी को इसको आपका समर्थन किया और इसी को बाइनर आपका थ्योरी भी हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद एक निहारिका परिकल्पना आई। एक निहारिका परिकल्पना में आप लोग पहले देख चुके हैं कि इसमें क्या हुआ था कि हम राउंड की बात कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि जो सन के चारों तरफ ये चीजें घिरी हुई हैं, ये जो मैटर है, ये जो पदार्थ है, ये किसका है? ये हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण का है। और धूल के कण से फ्रिक्शन मतलब घर्षण होने के कारण, फ्रिक्शन होने के कारण ये कैसा बन गया है, एक चपाट दस्तरी यानी कि प्लेट जैसा बन गया है। और बादलों में बहुत सारे चेंज मेकिंग की सारी चीजें आई हैं जिनको आप अच्छे से गौर करके आप देख सकते हैं, ठीक। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति में संबंधित समस्याओं को, जो चीजें हैं उनको उलझने में और सुलझाने में, इन सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे। और फिर एक मॉडर्न थ्योरी है जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, 1920 में आई थी और एडविन हवल ने इसको दिया और इसने कहा कि ब्रह्मांड का एक्सपेंड हो रहा है, ठीक। और इस चीज को, इस थ्योरी को थोड़ा आंशिक रूप से स्वीकार भी किया। और एडविन हवल ने कहा कि कैसे आकाश गंगाएं हमारी दूर हो रही हैं और आपने बताया कि ब्रह्मांड कैसे बढ़ रहा है। उसने एक बैलून के ऊपर कुछ साइन किया, आपके निशान लगाए, फिर उसमें एयर भरी और उसी को अनुसार ही बताना प्रारंभ किया कि कैसे क्या था। क्लियर है? ये सारी चीजें मिली, आकाश गंगा को फिर एक्सप्लेन किया, फिर उसको आंशिक रूप से मान्यता मिली। पूर्णतः वो सिद्ध नहीं कर पाए कि क्या यूनिवर्स में भी सेम ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक। इसके बाद बिग बैंग थ्योरी आई और बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इन सब चीजों को हमने गौर करके देखा, इन सबको देख लिया। और इसके बाद हमने देखा कि कैसे एक परमाणु था, कोई अणु था या परमाणु कह सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, जिसमें आप क्या था, जिसकी गति बहुत धीमी थी लेकिन उसके अंतर्गत जो टेम्परेचर था और उसकी डेंसिटी इतनी थी कि जब वो फटा, उसमें जब ब्लास्ट हुआ, अगर देखिए टेम्परेचर होगा तो ही तो ब्लास्ट होगा ना, टेम्परेचर बहुत हाई था और डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि उसके अंदर से इतना घनत्व मैटर निकला कि वहां पर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक यूनिवर्स का निर्माण हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 लाख वर्ष के दौरान क्या हुआ, पृथ्वी का जो टेम्परेचर था 4500 केल्विन तक नीचे गिर गया था। और फिर हम देख रहे हैं कि कैसे आकाश गंगा एक दूसरे से दूर हो रही हैं, कैसे एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं।
इन सभी को आपका देखा और हमने इस पर आपका गौर करके बहुत अच्छे से आपका बात भी की कि किस तरह से ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? चलिए देख लिया। अब बात करेंगे स्टार फॉर्मेशन की कि तारे का निर्माण कैसे हुआ। इसको थोड़ा सा हम लोग आपका इसमें जो है गौर करके देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। तारे के निर्माण को संबंधित अगर आप प्रक्रिया और थ्योरी को देखेंगे, कह रहे हैं कि तारे का निर्माण प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा का पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक विभिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बल में विभिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एक कण हुआ। यह एकत्र कण आकाशगंगा के विकास का आधार बना। आकाशगंगा असंख्यक तारे का समूह है। आकाशगंगा का विस्तार इतना अधिक हो रहा था कि उनकी दूरी हजारों वर्ष यानी कि लाइट ईयर में मापी जाती है। कह रहे हैं आप अगर आकाशगंगाओं का आपको एक्सपेंड मापना है तो उनकी जो दूरी है 1000 वर्ष किलोमीटर में ये आपका मापी जाती है। और ये अकाली आकाशगंगा कितने हैं? 80,000 से 1 लाख प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण में शुरुआत में हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल संचय से होती है, जिन्हें निहारिका यानी कि न्यूम्बस कहा जाता है। ठीक, न्यूम्बला या न्यूम्बस कहा जाता है। क्रम से इसमें बढ़ती हुई निहारिका गैस कुंड से झुंडे हैं। झुंडे आरंभ में गैसीय पिंड तारे का आरंभ हुआ है। ठीक, और ये सारी चीजें हैं जिसका आप देख सकते हैं। ठीक, ग्रह का निर्माण की अगर हम लोग बात करें कि ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक, तो ग्रह का निर्माण देखिए। ग्रहों के विकास में निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। ये तारे निहारिका के अंतर्गत गैस गुथित झुंड हैं। इन गुथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में करोड़ का निर्माण हुआ है। इसमें गैसीय करोड़ के चारों तरफ गैस व धूल की घूमती हुई दस्तरी विकसित हुई है। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ है। करोड़ को ढकने वाला पदार्थ छोटे छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे छोटे गोले समंजस यानी कि परस्पर आकर्षण प्रक्रिया अणु में विकसित हुए। संगठन की प्रक्रिया बढ़ी, इसके द्वारा पिंड बनने शुरू हो गए और गुरुत्वाकर्षण बल परिमाण स्वरूप आपस में जुड़ गए। अंतिम अवस्था में इन छोटे छोटे अणुओं में सर्वाहित बड़े पिंड हुए। ठीक, अब कह रहे हैं कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। कह रहे जो निहारिका है इसी को हम सौर मंडल का आपका जनक मानते हैं। उसने ध्वस्त करने वाले करोड़ को बनने की शुरुआत की थी। 5 से लेकर 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। ग्रह लगभग आपके 4.6 से लेकर 4.56 अरब वर्ष पहले बने। यानी कि जो क्रॉड है वो पहले बनी है और जो प्लैनेट फॉर्मेशन है वो उसके लगभग लगभग बहुत समय बाद का है। कह रहे हैं कि सौर मंडल से सूर्य, तारा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह और छोटे खगोलीय पिंड जिसमें क्षुद्र ग्रह यानी कि आप ग्रह के टुकड़े, एस्ट्रॉइड, धूमकेतु यानी कॉमेट्स और आपका वृहद मात्रा में धूलिक कण गैस हैं। अगर आप देखोगे हमारे वायुमंडल में क्या मिलेंगे आपको, एक आपको सन मिलेगा। सन क्या है? एक स्टार है, मतलब जो है स्टार है। 8 क्या है? ग्रह हैं। 63 उपग्रह हैं और इसमें लाखों छोटे खगोलीय पिंड हैं। और इन्हीं पिंडों में जो कुछ ग्रह के पार्ट हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक, धूमकेतु हैं, यानी कि अगर आप इसमें देखो तो आपको इसी के अंदर का जो है कॉमेट्स मिलेंगे और एस्ट्रॉइड्स मिलेंगे। ठीक, ये आपको ध्यान देखना है। कह रहे हैं कि इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी के भीतर इंटरनेट प्लेनेट है, क्योंकि ये सूर्य के क्षुद्र ग्रह की पट्टी में स्थित होते हैं। अन्य ग्रह बाहरी ग्रहों की आउटर प्लेनेटरी कहलाते हैं। पहले पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह हैं, यानी कि अगर आप सूर्य के से क्रम में बढ़ोगे तो बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी को, इन सबको, ये जो आपके बेसिकली 4 ग्रह हैं इनको हम बोलते हैं इंटरनल आपके प्लैनेट्स, जो आंतरिक ग्रह हैं। और जो आपका सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित हैं उनको क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट। ठीक है, तो 4 ग्रह में पार्थिव आपका
पार्थिव जो होता है, ठीक, टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैल और धातु के बने होते हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। 4 ग्रह जैसे बने वाले विशाल जैवीय ग्रह कहलाते हैं। जैसे जैवियन का अर्थ है आपका जुपिटर की तरह, इसमें अधिकतर पार्थिव ग्रह शामिल हैं। हाइड्रोजन हीलियम से बना संघनन वायुमंडल है। सभी ग्रह का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले के साथ हुआ है। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक के अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया है कि कुछ समय पहले एक खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 और प्लूटो बोनो ग्रह कहे जा सकते थे। सौर मंडल में संबंधित अभी ये सब आपका सारणीय है और भीतर ग्रह को आपका कैसे कैसे रखा गया है, इन सब की एक लिस्ट हमारे पास बड़ी अच्छी से अवेलेबल है। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। कह रहे हैं दूरी, घनत्व, अर्धव्यास और उपग्रह। अगर आप मैं पृथ्वी को समझाता हूँ, ये पृथ्वी की दूरी दी है सूर्य से, ये उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी दी है, और ये उसका व्यास दिया है और उसका उपग्रह है। तो एक पृथ्वी का मात्र उपग्रह कौन है? आपका चंद्रमा। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, देखना चाहे तो देख सकते हैं। देख लिया? चलिए एक बार पीछे पूरा आप लोग पढ़ लें अच्छे से। कोई डाउट है पूछ लीजिए। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ जाएं। अब कह रहे हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बन बने जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैस संघनित नहीं हो पाती हैं और घनित भी ना हो सकती हैं। जोवियन ग्रह के चारों ओर अपेक्षाकृत दूरी अधिक होती है। सौर वायु सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रह से ज्यादा मात्रा में गैस व धूल के कण उड़ा ले जाते हैं। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जैवियन ग्रह से ग्रह को नहीं हटाती। पार्थिव ग्रह में छोटे होने में गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रहती है। परिमाण स्वरूप इससे निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं सकती। कैसी होती है? इन पर जो निकली हुई गैस है वो भी आपका रुक नहीं सकती। चंद्रमा की हम लोग बात कर रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधित मत का प्रयोग किया है। सन 1838 में सर जॉन डार्विन ने आपका सुझाया था। अभी एक मिनट बच्चों, ये हम लोग सीधे आपके चंद्रमा पे चले गए, पार्थिव ग्रह छोड़कर इसको रुकिए, वापस इधर चलते हैं। कह रहे हैं कि हीलियम से बना है। अब आप जितने भी चीजों को देखेंगे या तो उनमें हाइड्रोजन है या हीलियम है, तो यानी कि जितने भी आप देखिए, यहाँ से हम बात करेंगे पृथ्वी चंद्रमा पे, ये समाप्त हो गया थोड़ा, अब हम चंद्रमा को स्टडी करेंगे। सही थे। देखिए चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का अकेला मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो है आपका चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र आपका उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित मत प्रस्तुत किए गए। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने आपके सुझाया कि पृथ्वी व चंद्रमा के तेजी से घूमने के कारण एक पिंड थे। पूरा पिंड डबल यानी के बीच से पतला और किनारों से मोटा, अपेक्षित में इस तरह से जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस हो गया। अंततः वो उसमें से टूट गया और अनुसार चंद्रमा का निर्माण हुआ। यानी कि एक ही पिंड था जो काम कर रहा था, और वो बीच जब घूमते घूमते बीच में से पतला साइड में भारी हो गया, उससे वो टूट कर क्या हो गया, अलग हो गया, और उसके अनुसार ही आपका चंद्रमा का उसी पदार्थ से निर्माण हुआ है। जहां आज प्रशांत महासागर गर्त भी मौजूद है। और कह रहे हैं कि ये कोई पिंड था
जो टूटकर अलग हुआ और जो एक गड्ढा बना है प्रशांत महासागर में, आप देखते हैं मैरियाना ट्रंच, आपने नाम सुना होगा मैरियाना ट्रंच। मैरियाना ट्रंच इतनी गहरी है कि आपकी माउंट एवरेस्ट पूरी डूब जाएगी उसमें। क्लियर है? तो कह रहे हैं ये उसी का आधा पार्ट नीचे गिर गया था। ठीक, अब देखिए, यदि वर्तमान समय में वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्यान को स्वीकार नहीं करते, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के ग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिससे द बिग स्प्लिट कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने से कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह 1 से 3 बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव ने पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और टकराव से अलग हुए पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने जाने लगा। आज का चंद्रमा, यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले हुई है। तो ये स्थिति है और इस तरह से कुछ आपका चंद्रमा बना है और यही आपका चंद्रमा का फॉर्मेशन है कि क्या हुआ। देखिए, कोई पार्ट टूट गया था उसी के अनुसार। और जबकि यहाँ यहाँ क्या कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा विश्वास है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिससे द बिग स्प्लिट कहा गया और इसमें कुछ पार्ट टूट गया। और कह रहे हैं कि मंगल के 1 से 3 गुणे बड़े आकार का पिंड था, जिसकी वजह से ये ऐसा आपका बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर रहे हैं पृथ्वी का उद्भव। उद्भव मतलब पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ है, कैसे पृथ्वी बनी है। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी भाग गर्म और वीरान था, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। किससे बना था? हाइड्रोजन और हीलियम से। विरल का मतलब होता है वायु। देख लिया? अब देखिए, कह रहे हैं कि आज की पृथ्वी के वायुमंडल से अलग था। कह रहे जिस तरह से आज पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीजें उनसे अलग था। कुछ ऐसी घटना हुई एवं जो इसमें कुछ ऐसी क्रियाएं आवश्यक हुई, अतः कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनके कारण क्या हुआ, चट्टानी और वीरान और गर्म पृथ्वी में के अंदर आपके सुंदर गृह में आपका परिवर्तित हो गई, जहां बहुत सारा पानी, पृथ्वी के अंतर्गत अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अब कह रहे हैं कि एक वीरान सी पड़ी थी पृथ्वी पहले, अब आपकी बहुत गर्म थी, फिर वो आपका ठंडी हुई तो फिर एक ऐसे ग्रह में पहले आपका चेंज हो गई जहां पर हमको बहुत सारी चीज दिखाई देती। अगले कुछ भाग में आप पढ़ेंगे कि आज से लगभग 460 करोड़ साल के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। यानी कि 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कैसे आपका जीवन का अस्तित्व आया, इसके विषय में आपको बड़ी स्पष्ट जानकारी मिलेगी। पृथ्वी की संरचना परतदार है, यानी कि जो आपका अर्थ है, अर्थ पे अगर आप स्टडी करोगे तो इसकी जो संरचना है वो परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी की कोर तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह के इसके भीतर के भाग अनेक मंडल और एक भाग में अलग विशेषता है। कैसा है? अलग मंडल है और अलग मंडल की एक भाग और विशेषता है। ठीक, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। विकास मंडल का, स्थल मंडल का विकास, तो ये तो अर्थ का हिसाब किताब था, बड़ा शॉर्ट फॉर्म में दिया है। अगर आप पढ़ोगे थोड़ी और थ्योरी को, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, तो और चीजें क्लियर होंगी कि कैसे पृथ्वी बनी, कैसे उसकी भूपर्पटी बनी है, कैसे भूपर्पटी में आपका ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सिलिकेट, फास्फोरस, जैसे जो आपके तत्व हैं वो इसके अंतर्गत आए हैं। कैसे फिर यहाँ पे लोगों का जीवन संभव हुआ, कैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक समय था कार्बोनिफेरस काल का जो युग था, कैसे हिम युग आपके प्रारंभ हुआ। इसके विषय में अगर थोड़ा सा आपको पढ़ना मिले तो बच्चों, इसमें कि ये चैप्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हमको पढ़ना है। क्लियर है? भूवैज्ञानिक काल है। सबसे पहले इसको बांटते हैं ईयन में, फिर इसको बांटते हैं एरा में, फिर उसको बांटते हैं पीरियड्स में, फिर इसको बांटते हैं युग में, फिर इससे पहले इसको चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले आया कि आज से अगर आप लोग देखोगे महा एरा, ठीक,
तो नव जीवन जो आपका इसमें शुरू हुआ था, एसोलोथिक, ठीक, फिर उसका बाद मेसोलोथिक, आप इन चीजों को पढ़ोगे, मेसोजोइक, ठीक, इजोइक में, फिर आपका मेसाजोइक में, फिर इसके बाद पैथोलोजोइक, फिर ठीक है, फिर कैम्ब्रियन, आपका प्री कैम्ब्रियन, ठीक। तो ये सारी चीज को आपको इनमें पढ़ना है और इनको आपको देखना है और इस पर ही आपको विचार करना। अगर आप इसको पढ़ेंगे, और यहाँ ही बताया गया है बिग बैंग थ्योरी, ये लास्ट में कहाँ हुई है, तारों की उत्पत्ति शुरू हुई है, ठीक, ये आपको देखना है। चलिए, हो सके तो आप इसको एक बार लिख लीजिए या फिर आप इसको याद रखिए, पूरी सारणी को, बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दे लें आप। कह रहे हैं कि ग्रहणु और वह दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घनत्व और हल्के भाप के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहणों को इकट्ठा करने से अर्थ बने हैं। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम में अनुरूप में हुई है। जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संतय हो रहा है तो इकट्ठित होते होते पिंडों ने पृथ्वी को प्रभावित किया है। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई है। यह प्रक्रिया जारी रही। उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने ऐसे पृथ्वी पर उत्पन्न के दौरान उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। यदि ताप के कारण प्राथमिक आंशिक रूप से रुद्र अवस्था में रही, तापमान का अधिकतम कारण वह हल्के भारी घनत्व के मिश्रण के घनत्व में पदार्थ के अंतर के कारण कम शुरू हुआ। इसी अलग भाव के कारण भारी पदार्थ लोहा पृथ्वी के केंद्रों में चले, हल्के पदार्थ के सतह तथा यह भारी ऊपर चले। समय के साथ साथ यह ठंडे होकर ठोस रूप परिवर्तित हो गए, आकार छोटे हो गए। अंततः यह क्या हुआ, पृथ्वी की भूपट परपटी के रूप में विकसित हुआ, ठीक। और हल्के भारी पदार्थ हल्के होने की प्रक्रिया में उद्भेदन यानी के डिफरेंशिएशन होने लगा। और कहा जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संकट के कारण पृथ्वी में तापमान पुनः बढ़ गया, फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह भेदन का दूसरा चरण था। भेदन की इसी प्रक्रिया में आपका पृथ्वी का पदार्थ अलग हो गया। धरातल के कोड में कई परतें बनी आई, जैसे परपटी, क्रोड, मेंटल, आउटर क्रोड और इनर क्रोर का, इन सब का भाग का घनत्व बढ़ गया और विशेषता कुरत इस तरह से आप पढ़ गया। और इस तरह से आप देखेंगे अगले अध्याय में ये सारी चीजें इसमें जुड़ जाएंगी। तो कल मैं आपको एक पूरा नोट फॉर्म में इसको डिफाइन भी कर दूंगा और इसको जितना पढ़ाया पूरे शॉर्ट नोट के रूप में मैं आपको लिखा दूंगा। तो एक बार थोड़ा सा एरा जो है इनको पढ़ लीजिए, इनको देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे आपका नेक्स्ट आपके चैप्टर की तरफ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।